आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एसिड बेस साल्ट नामक चैप्टर का एपिसोड नंबर 2। आज के इस एपिसोड में अभ्यास क्लासेस टीम की तरफ से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस एपिसोड में एसिड बेस साल्ट का हम लोग मॉडर्न कंसेप्ट देखेंगे। आशा है हमारी प्रस्तुति आप लोगों को पसंद आएगी। अगर मेरी प्रस्तुति आप लोगों को पसंद आ जाए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देंगे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट्स मेरे लिए जरूर छोड़ देंगे, क्योंकि मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार। आज हम लोग देखेंगे एसिड बेस साल्ट का मॉडर्न कंसेप्ट। उससे पहले हम आपको पुरानी दुनिया में कुछ देर के लिए सैर कराना चाहेंगे। मॉडर्न कंसेप्ट देखने से पहले हम देखेंगे थोड़ा ओल्ड कंसेप्ट का क्या सब ड्रॉबैक हो सकता है। ओल्ड कंसेप्ट हमारा कहता है जो एसिड स्वाद में खट्टा होता है। तो अब सवाल ये उठता है, जो प्रयोगशाला में बहुत सारे केमिकल रहते हैं, वहां पर सभी केमिकल का यदि हम स्वाद चक करके बताने लगे जो किसमें एसिड का गुण है, किसमें बेस का गुण है, किसमें साल्ट का गुण है, तो वह केमिकल मेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है। बहुत सारे केमिकल प्रयोगशाला में पॉइजनस भी होता है। तो यह, और दूसरी बात यह हो सकती है ड्रॉबैक इसका, जो अगर परीक्षा में प्रश्न पत्र पूछता है, प्रश्न पत्र रहता है कागज पर छपा हुआ, अगर पूछ दे जो निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक में अम्ल का गुण पाया जाता है, तो अगर हम स्वाद चख करके प्रश्न को चख करके देखने लगेंगे तो हमको खट्टा का स्वाद वह नहीं देगा। अतः इस नियम के अनुसार हम लोग अम्ल और भस्म को नहीं पहचान सकते हैं। तीसरी बात, अगर टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं और सवाल दे दिए जो निम्नलिखित में से कौन सा किस कंपाउंड में अम्ल का गुण है, और 4 चॉइस दे दिया H2SO4, NaOH, NaCl और Na2SO4। अब यदि हमको कह दे जो इसमें किसमें जो है अम्ल का गुण पाया जाता है, या किसमें भस्म का गुण पाया जाता है, या किसमें साल्ट का गुण पाया जाता है, तो अब हम इसको बोर्ड पर यदि जीभ से चाटेंगे तो चाट करके बोर्ड पर हमको यह किसी भी तरह का टेस्ट नहीं देगा। अतः यह ओल्ड कंसेप्ट सभी जगहों के लिए सूटेबल नहीं है एसिड और बेस को डिटेक्शन के लिए। आइए, दूसरा पॉइंट है इसका, जो यह नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था, अनिल इसके लिए ट्रिक्स है। तो परीक्षा हॉल में हमको थ्योरी का एग्जाम यदि हम देने जाएंगे तो उसमें हमको लिटमस पत्र नहीं मिलेगा, उसमें हमको हकीकत में केमिकल्स नहीं मिलेगा। अतः हम जो है वहाँ लिटमस पत्र के द्वारा प्रयोग करके हम नहीं बता सकते हैं। प्रश्न पत्र में लिटमस पत्र घस करके हम नहीं बता सकते हैं जो यह फलाना कंपाउंड एसिड है, फलाना कंपाउंड बेस है। यहाँ भी हम लिटमस पत्र के द्वारा नहीं बता सकते हैं जो कौन सा यौगिक एसिड है और किस यौगिक में बेस का गुण है। हमको लगता है इस एसिड और बेस को जानने के लिए अब मेरे पास ऐसा कंसेप्ट होना चाहिए ताकि एक बार ही देखने के बाद हमको आ जाए जो यह एसिड है और ये बेस है। इसको जानने के लिए तो मुझे परशुराम का ब्रह्मास्त्र ही चाहिए, जिस कंपाउंड पर एक बार छोड़ दिया जाए तो वह अपने आप कहने लगेगा, सर 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 मुझ में एसिड का गुण है, सर मुझ में बेस का गुण है, सर 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 मुझ में साल्ट का गुण है। तो आइए हम लोग देखेंगे परशुराम की उस ब्रह्मास्त्र को जो कि हमको जिस पर छोड़ देंगे तो वह बोलने लगेगा बोर्ड पर से जो इसमें एसिड का गुण है, सर मुझ में बेस का गुण है और इसमें साल्ट का गुण है। तो आइए हम लोग हेनियस कंसेप्ट को इसके लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो प्रयोगशाला में बहुत सारे केमिकल जो है वह पॉइजनस नेचर का होता है, जिसका स्वाद चख करके हम एसिड और बेस को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे।
लिटमस पत्र के द्वारा भी सभी जगहों पर जो है हम एसिड और बेस का डिटेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो आइए, इसके लिए तो अब हमको चाहिए साक्षात शिव का ब्रह्मास्त्र चाहिए, जिसके सहारे हम एसिड और बेस को जो है हम पहचान सके निम्नलिखित में से कौन एसिड है और कौन बेस है। तो आइए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हुए हम देखते हैं आर्हेनियस कंसेप्ट को। आर्हेनियस कंसेप्ट जो है यह कहता है एसिड और बेस के विषय में, जो एसिड है पदार्थ जो पानी में H+ आयन प्रदान करता है अम्ल कहलाता है। एक बात मैं यहाँ ध्यान दिलाना चाहूंगा दर्शक बंधुओं को, जो अगर नीचे में दिखाई नहीं पड़ रहा होगा तो इसका कृपया स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा फुल स्क्रीन पर अब, और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आइए हम लोग देखते हैं जो पदार्थ जो पानी में H+ आयन प्रदान करता है अम्ल कहलाता है। यानी पानी में किसी पदार्थ को डाल देंगे, अगर पानी में किसी पदार्थ को हम डाल देंगे ड्रॉपर से, और अगर वह H+ आयन प्रदान कर दिया तो उसमें एसिड का गुण पाया जाता है। अतः अब इसके लिए हमको स्वाद चखने की जरूरत नहीं है। सब्सटेंस प्लस वाटर, इसको हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूला के द्वारा दिखाने का प्रयास किए हैं। सब्सटेंस प्लस वाटर, और देता है यह H+ आयन प्लस अदर आयन भी देता है। जो अगर यदि HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यह पानी में इसको डालते हैं तो यह H+ आयन प्रदान करता है। अदर के जगह जैसा इसके साथ रहेगा सब्सटेंस वह वैसा आयन प्रदान करेगा। अब दूसरा उदाहरण है जो H2SO4, यह पानी में यदि डालते हैं इस H2SO4 को तो यह H+ आयन प्रदान करता है, और SO4 अदर के जगह SO4- आयन प्रदान करता है। अब HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, इसको पानी में डाला जाता है तो यह H+ आयन प्रदान करता है, और अदर आयन के जगह पर NO3- आयन प्रदान करता है। अब चौथा एसिड है H3PO4, यह इसको जब पानी में डालते हैं तो यह H+ आयन प्रदान करता है और PO4 3- आयन प्रदान करता है। अब आते हैं बेस की तरफ। पदार्थ जो पानी में OH- आयन प्रदान करता है भस्म कहलाता है। अंग्रेजी में कहेंगे तो सब्सटेंस व्हिच गिव्स OH- आयन इन वाटर इज कॉल्ड बेस। यानी इसको गणितीय ढंग से हम दिखाना चाहेंगे, सब्सटेंस प्लस वाटर, और यह देता है OH- आयन प्लस अदर आयन भी देता है। अब एक सब्सटेंस है NaOH, इसको यदि पानी में डाला जाता है तो यह OH- आयन प्रदान करता है, और अदर आयन के जगह Na+ आयन प्रदान करता है। दूसरा पदार्थ है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डाला जाता है तो यह OH- आयन प्रदान करता है, और अदर आयन के जगह K+ आयन प्रदान करता है। अब अगला कंपाउंड है MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डाला जाता है तो यह OH- आयन प्रदान करता है, और अदर आयन के जगह Mg++ आयन प्रदान करता है। अगला कंपाउंड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फार्मूला है इसका CaOH2। अगर इसको पानी में डाला जाता है तो यह OH- आयन प्रदान करता है और Ca++ आयन प्रदान करता है। अतः हम कह सकते हैं जो HCl जो पानी में H+ आयन प्रदान करता है, HCl मेरा एसिड है। H2SO4 पानी में डालने के बाद H+ आयन प्रदान करता है, अतः H2SO4 मेरा एसिड होगा। HNO3 H+ आयन प्रदान करता है, अतः यह भी मेरा एसिड होगा। H3PO4 पानी में डालने के बाद H+ आयन प्रदान कर रहा है, अतः H3PO4 मेरा एसिड है। देखिए बेस की तरफ NaOH, यह पानी में डाला जाता है तो OH- आयन प्रदान करता है, अतः NaOH मेरा बेस है।
KOH है, पानी में डाला जाता है तो OH माइनस आयन प्रदान करता है, अतः KOH मेरा बेस है। MgOH2 पानी में डालने के बाद OH माइनस आयन प्रदान करता है, अतः यह मेरा बेस है। CaOH2 पानी में डालने के बाद OH माइनस आयन प्रदान करता है, अतः यह मेरा बेस है। और यह जो है आर्हेनियस कंसेप्ट के अनुसार जिसके पास हाइड्रोजन होगा, ध्यान दें, आर्हेनियस कंसेप्ट के अनुसार जिस कंपाउंड के पास हाइड्रोजन होगा वही कंपाउंड पानी में H+ आयन दे सकता है। जैसे HCl के पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन पानी में H+ आयन दे सकता है, अतः देखने के साथ ही हम कह सकते हैं यह कंपाउंड एसिड है। जैसे H2SO4 है, इसके पास हाइड्रोजन है, अतः यह हाइड्रोजन आयन दे सकता है पानी में, अतः यह एसिड हो सकता है। जैसा कि हम लोग समाज में अगर जा रहे हैं विद्यालय, रास्ते से गुजर रहे हैं, अगर कोई भिखारी भीख मांग रहा है रास्ते पर, मालिक 1 रुपया मालिक, तो अगर कोई व्यक्ति बहुत दयावान है, अगर उस भिखारी के जिंदगी पर उसको तरस आ गया तो हो सकता है, अगर वह कंजूस है वह आदमी, तो देख करके हो सकता है चल दे हो। इसी तरह से ड्रामा करता है ये। कोई अगर दयावान आदमी मिल गया, अगर उसके पास 2 रुपया है तो वह हो सकता है 1 रुपया भी भीख दे उस भिखारी को। हो सकता है अगर उससे भी बेसी तरस आ गया, उससे भी ज्यादा वह दयावान है, तो हो सकता है 2 रुपया भी उसको भीख में दे दिया। कहने का मतलब जिसके पास पैसा होगा वही उस भिखारी को भीख दे सकता है, अन्यथा जिसके पास पैसा नहीं होगा वह कभी भीख नहीं दे सकता उस भिखारी को। उसी प्रकार जिस कंपाउंड के पास हाइड्रोजन होगा वही कंपाउंड पानी में H+ आयन दे सकता है, और जिस कंपाउंड के पास OH होगा वही जो है पानी में OH माइनस आयन दे सकता है। अतः आर्हेनियस कंसेप्ट के अनुसार वह सभी पदार्थ जिसमें H होता है, हाइड्रोजन होता है, वह H+ आयन दे सकता है, वह आर्हेनियस एसिड हो सकता है। और आर्हेनियस के अनुसार जिस कंपाउंड के पास OH होगा वही पानी में OH माइनस आयन प्रदान कर सकता है। तो आर्हेनियस कंसेप्ट के अनुसार अगर हम कंपाउंड को देख ले तो हमको पता चल सकता है जो इसमें एसिड का गुण है, इसमें बेस का गुण है, इसमें साल्ट का गुण है। अब जो है हमको स्वाद चखने की जरूरत नहीं है जीभ से, अब हमको लिटमस पत्र की आवश्यकता नहीं है इसको पहचानने के लिए। अतः यह एसिड है, यह बेस है। आर्हेनियस कंसेप्ट समाप्त हुआ। अब एपिसोड नंबर 2 का प्रस्तुत है अगला आइटम आपके समक्ष, इंडिकेटर, जिसको हिंदी में सूचक के नाम से जाना जाता है। आइए सूचक क्या है? एसिड बेस साल्ट चैप्टर में यह बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, इसको अच्छी तरह से समझ लेना आवश्यक है स्टूडेंट। आइए इसको हम समझते हैं। पदार्थ जिसका अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में रंग या गंध परिवर्तित हो जाता है सूचक कहलाता है। इसको अंग्रेजी में हम लोग कहेंगे जो सब्सटेंस विच चेंजेज इट्स कलर और स्मेल इन एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम इज कॉल्ड इंडिकेटर। मतलब पदार्थ जो अम्लीय माध्यम में अगर डाल दे और उसको क्षारीय माध्यम में डाल दे, अलग अलग माध्यम में, कहने का मतलब उसको अगर डाला जाए और वह अपना रंग परिवर्तित कर दे या अपना स्मेल खो दे, वह सूचक कहलाता है, इंडिकेटर कहलाता है। आइए इंडिकेटर के हम लोग प्रकार को देखते हैं। इंडिकेटर कितने प्रकार का होता है? तो हेडिंग होगा मेरा टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। आइए इंडिकेटर के विषय में जानेंगे कितने प्रकार का इंडिकेटर होता है। तो इंडिकेटर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर
और तीसरा होता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। आइए इस तीनों इंडिकेटर को हम लोग अलग अलग एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। स्टूडेंट, अब हम लोग सर्वप्रथम नेचुरल इंडिकेटर के विषय में पढ़ेंगे, उसके बाद सिंथेटिक इंडिकेटर के विषय में भी पढ़ेंगे और उसके बाद ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के विषय में भी पढ़ेंगे। आइए सर्वप्रथम हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर किसे कहा जाता है, तो परिभाषा आपके सामने में प्रस्तुत है। इंडिकेटर जिसे नेचुरल सोर्स से प्राप्त किया जाता है, नेचुरल इंडिकेटर कहलाता है। नेचुरल सोर्स यानी प्लांट से प्राप्त किया जाता है, तो वैसा इंडिकेटर जिसे प्लांट से प्राप्त किया जाता है नेचुरल इंडिकेटर कहलाता है। नेचुरल इंडिकेटर का उदाहरण हम प्रस्तुत किए हैं आपके सामने में। यह 4 बॉक्स बनाया है मैंने। एक बॉक्स में लिखे हैं नेचुरल इंडिकेटर। कौन कौन नेचुरल इंडिकेटर है, जैसे लिटमस मेरा नेचुरल इंडिकेटर है, हल्दी मेरा नेचुरल इंडिकेटर है, चुकंदर मेरा नेचुरल इंडिकेटर है और लाल गोभी भी मेरा नेचुरल इंडिकेटर है। और आइए नेचुरल कलर, इस नेचुरल इंडिकेटर का यानी लिटमस पत्र जो है, यूनिवर्सल लिटमस पत्र, इसका नेचुरल कलर कैसा होता है, तो पीला होता है। आइए देखते हैं नेचुरल कलर, इसका नेचुरल इंडिकेटर इसमें से कौन सा है। देखिए यह है नेचुरल इंडिकेटर। इस डब्बा से मैंने एक पत्ता निकाला है और इसका नेचुरल कलर जो है वह पीला होता है। मैंने लिखा है नेचुरल कलर, यूनिवर्सल लिटमस का नेचुरल कलर पीला होता है। और कलर इन एसिडिक मीडियम, अम्लीय माध्यम में इसका कलर लाल हो जाता है। और कलर इन बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में यह पीला रंग जो है इसका यह नीला हो जाएगा। आइए हम लोग करके देखते हैं, प्रयोग करके देखते हैं जो ऐसा होता है या नहीं। तो देखते हैं, ये देख लीजिए नेचुरल इंडिकेटर है और इस नेचुरल इंडिकेटर का नाम है यूनिवर्सल लिटमस पत्र। इसको हम देखते हैं, जो नेचुरल कलर पीला है, आप लोग भी ध्यान पूर्वक देख लें। और इसको हम एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो इसका निश्चित रूप से कलर लाल होना चाहिए। आइए हम लोग घोल बना लिए हैं एक एसिड का, H2SO4 एसिड का यह घोल है। और इस घोल में इसको डाल करके देखते हैं इसका कलर लाल होता है या नहीं। होना ही चाहिए निश्चित रूप से। आपको ध्यान देंगे स्टूडेंट, और आपको दिखाई पड़ रहा होगा, देख लीजिए जितना डीप किया मैंने उतना दूर इसका कलर जो है लाल हो गया। आप लोग भी देखिए ध्यान से, यानी यूनिवर्सल लिटमस पत्र का नेचुरल कलर पीला था और उसको एसिडिक मीडियम में जब डाले तो उसका कलर लाल हो गया। जी हाँ, देख सकते हैं आप। अब देखते हैं जो यह यूनिवर्सल लिटमस पत्र जो है इसको हम बेसिक मीडियम में डाल करके देखते हैं और इसका कलर नीला होना चाहिए निश्चित रूप से। आइए प्रयोग के द्वारा हम लोग देखते हैं, ध्यान पूर्वक देख लें। यह कोई जादू नहीं, यह केमिस्ट्री का लैब है और इसका नेचुरल कलर पीला है और इसको हम लोग बेसिक मीडियम में डालते हैं। बेस जो है मेरे पास यह बेस का घोल है। साबुन के घोल को, सर्फ के घोल को का भी प्रयोग यहाँ किया जा सकता है। और ये जो है इसका कलर जो है नीला होना चाहिए इसमें डालने के बाद। ऐसा होता है कि नहीं, आइए हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो देखते हैं इसको डाल करके क्या होता है। देखिए जितना दूर तक मैंने इसको डीप किया इसमें, इसका नेचुरल कलर पहले पीला था और आप भी देख लीजिए इसका कलर जो है यह नीला में बदल गया। चलिए, तो यह साबित हुआ जो यह सही में यह यूनिवर्सल लिटमस जो है बेसिक मीडियम में इसका कलर नीला हो जाता है। जी हाँ, चलिए अब देखते हैं दूसरा इंडिकेटर। दूसरा इंडिकेटर है हल्दी यानी टर्मेरिक।
हल्दी का नेचुरल कलर सभी स्टूडेंट जानते हैं, पीला होता है। और एसिडिक मीडियम में जब इसको मिलाएंगे तो इसका रंग जो है अपरिवर्तित रहेगा, पीला का पीला ही रहेगा। और बेसिक मीडियम में इस हल्दी का रंग जो है वह लाल और भूरा में परिवर्तित हो जाएगा। तो आइए हम लोग ऐसा करके देखते हैं यहाँ पर जो ऐसा होता है कि नहीं। तो इसको हम कोनिकल फ्लास्क में दिखाते हैं। यह है कोनिकल फ्लास्क, और इस फ्लास्क में सर्वप्रथम हम लोग बेस का घोल लेते हैं। ये एक NaOH का घोल है, और इसको जो है इस फ्लास्क में लेते हैं। फ्लास्क में मैंने लिया बेस को, और इसमें हल्दी का मैंने पाउडर को इस पानी में घोल लिया है। हल्दी पाउडर को पानी में घोल लिया है। इसका घोल नीचे, हल्दी का पाउडर नीचे में पेंदी में बैठ जाता है, तो इसको हम कांच के रॉड से चला लेते हैं पहले, और इस घोल को जो है हम इसमें डालेंगे। अब इस कोनिकल फ्लास्क में मैंने पहले लिया था NaOH का घोल, और इसमें हम मिलाते हैं हल्दी का पाउडर। तो इसका रंग जो है बदल करके लाल भूरा होना चाहिए। इसमें बेस है, और बेसिक मीडियम में देखते हैं इस हल्दी का कलर कैसा होता है। देख लीजिए, इस हल्दी का कलर जो है लाल भूरा कलर में बदल गया। अतः हल्दी जो है यह मेरा नेचुरल इंडिकेटर है। अब आइए हम लोग देखते हैं हल्दी का कलर एसिडिक मीडियम में अपरिवर्तित रहता है। अब जो है हम लेंगे एसिड का घोल। एसिड का घोल लेकर के हम दिखाते हैं जो इसका कलर जो है अपरिवर्तित होता है। यह टर्मेरिक है। इसको हम लेते हैं इस कोनिकल फ्लास्क में, और देखिए इस हल्दी का कलर जो है जैसा है वैसा ही रह जाएगा। यह अम्ल का घोल है। इसको हम लोग डालते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें। देख लीजिए, ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें हम डाल रहे हैं। हल्दी के कलर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हल्दी के कलर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अतः यानी हल्दी जो है नेचुरल कलर पीला होता है, और एसिडिक मीडियम में इसका कलर अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित हल्दी का कलर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन बेसिक मीडियम में हल्दी का कलर पीला कलर लाल भूरा कलर में परिवर्तित हो गया। अतः हल्दी जो है यह मेरा नेचुरल इंडिकेटर है। इंडिकेट करके बताता है जो कौन अम्ल है और कौन भस्म है। आइए देखते हैं चुकंदर। चुकंदर का नेचुरल कलर बैंगनी होता है। मैंने चुकंदर को मिक्सी में पीस करके उससे रस को निचोड़ करके निकाल लिया है इस बीकर में, और इसको देखते हैं एसिडिक मीडियम में क्या परिवर्तन होता है। एसिडिक मीडियम में जब डालेंगे तो इसका रंग जो है यह अपरिवर्तित रहेगा, और बेसिक मीडियम में डालेंगे तो इसका रंग पीला कलर में बदल जाएगा। जैसे बेसिक मीडियम में सबसे पहले हम डाल करके देखते हैं। यह है बेस का घोल, और इस चुकंदर के रस को इस बेस के घोल में मिला करके देखते हैं। देख लिया जाए चुकंदर के रस के साथ, तो इसका कलर जो है यह परिवर्तित हो गया, और इसका कलर पहले बैंगनी कलर का था और अब यह बदल करके यह पीला कलर में परिवर्तित हो गया है। अतः और चौथा अंतिम जो है, अंतिम है लाल गोभी। लाल गोभी अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। इसका नेचुरल कलर जो है लाल बैंगनी होता है,
और यह एसिडिक मीडियम में लाल कलर देता है और बेसिक मीडियम में यह हरा कलर देता है। अतः यह 4 जो है यह नेचुरल इंडिकेटर है। आइए अब हम लोग अगला इंडिकेटर देखेंगे। इंडिकेटर का नाम है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर किसे कहा जाता है, आइए हम लोग उसको परिभाषित करते हैं। इंडिकेटर जिसे इंडस्ट्री में तैयार किया जाता है सिंथेटिक इंडिकेटर कहलाता है। सिंथेटिक इंडिकेटर का उदाहरण, 2 उदाहरण मेरे पास अभी मौजूद है। एक है फेनोल्फ्थलीन और दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। आइए देखते हैं फेनोल्फ्थलीन। फेनोल्फ्थलीन जो है ये है फेनोल्फ्थलीन। इसका जो है देखिए, इसका नेचुरल कलर जो है वह कलरलेस है, रंगहीन है ना, कोई इसका अपना कलर नहीं है। और जब इसको एसिडिक मीडियम में डालेंगे 2-3 बूंद इसका, तो यह रंगहीन ही रहेगा, यानी कलरलेस ही रहेगा। लेकिन जैसे ही बेसिक मीडियम में इसको डालेंगे तो इसका कलर गुलाबी हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। और आइए देखते हैं दूसरा इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का कलर ऑरेंज कलर है, आप लोग देख सकते हैं, यही है मिथाइल ऑरेंज। और मिथाइल ऑरेंज का नेचुरल कलर ऑरेंज है और कलर इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में जब इसको मिलाएंगे तो इसका कलर रेड हो जाएगा, यानी लाल हो जाएगा। और जब इस इंडिकेटर को बेसिक मीडियम में डालेंगे तो इसका कलर जो है पीला हो जाएगा, यानी येलो हो जाएगा। आइए हम लोग प्रयोग करके देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं। तो देखते हैं करके। सर्वप्रथम फेनोल्फ्थलीन है, यह नेचुरल कलर इसका कलरलेस है। यह फेनोल्फ्थलीन है, नेचुरल कलर इसका कलरलेस है। इसके बाद इसको हम देखेंगे एसिडिक मीडियम में कलर। यह एसिड का घोल मैंने बना लिया है, H2SO4 का घोल बना हुआ है ये। और H2SO4 के घोल से हम लोग ड्रॉपर वाइज, ड्रॉप टू ड्रॉप इसमें बीकर में हम लोग डालते हैं। यह एसिडिक सॉल्यूशन है, इसको हम अगले बीकर में ट्रांसफर करते हैं और देखते हैं इसमें फेनोल्फ्थलीन आइए इसमें फेनोल्फ्थलीन को मिला करके हम लोग देखते हैं क्या होता है। एसिडिक मीडियम में इसका कलर रंगहीन ही रहना चाहिए, रंग में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आइए करके हम लोग देखते हैं, देख लिया जाए, इसका रंग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। आइए फेनोल्फ्थलीन का प्रयोग हम लोग देखते हैं अब बेसिक मीडियम में। इसमें NaOH का घोल है और इस NaOH के घोल को जो है हम थोड़ा सा घोल लेते हैं, अगले बीकर में ट्रांसफर करते हैं। और इसमें फेनोल्फ्थलीन को मिलाते हैं। इसका कलर जो है गुलाबी हो जाना चाहिए। देखिए ऐसा होता है कि नहीं, आइए हम लोग करके देखते हैं। फेनोल्फ्थलीन को मिला रहे हैं बेस में, देखिए इसका कलर जो है गुलाबी हो गया। अतः यह फेनोल्फ्थलीन मेरा सिंथेटिक इंडिकेटर है। मिथाइल ऑरेंज के विषय में, मिथाइल ऑरेंज भी सिंथेटिक इंडिकेटर है। इसका नेचुरल कलर जो है यह ऑरेंज है और इसको यदि कलर इन एसिडिक मीडियम में देखेंगे तो यह लाल कलर में परिवर्तित हो जाएगा। देखते हैं करके। यह एसिडिक सॉल्यूशन है, इसको ट्रांसफर किया, इसका कुछ भाग मैंने इस कोनिकल फ्लास्क में, और इसको एसिडिक मीडियम में मिथाइल ऑरेंज को डाल करके देखते हैं क्या होता है।
ये है मिथाइल ऑरेंज। देखिए इसके रंग में परिवर्तन हो गया और इसका रंग लाल हो गया, आप देख सकते हैं। अतः यह मिथाइल ऑरेंज मेरा सिंथेटिक इंडिकेटर है। आइए इसी प्रयोग को, मिथाइल ऑरेंज के प्रयोग को हम लोग देखते हैं बेसिक मीडियम में। यह कैसा कलर देता है, पीला कलर देना चाहिए। इसके लिए आइए हम लोग करके देखते हैं। यह एक कोनिकल फ्लास्क है, या इसको हम बीकर में भी कर सकते हैं। इस बीकर में NaOH का घोल है और इसमें मिथाइल ऑरेंज के साथ प्रयोग करके देखते हैं जो कैसा होता है। देखिए इसका कलर, इस इंडिकेटर का कलर पीला कलर में परिवर्तित हो गया। देख लीजिए इसका कलर पीला हो गया। अतः यह जो है मिथाइल ऑरेंज मेरा सिंथेटिक इंडिकेटर है। आइए अब हम लोग तीसरा और अंतिम इंडिकेटर को देखते हैं। तीसरा और अंतिम इंडिकेटर है गंधीय सूचक, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। यानी इसके नाम से स्पष्ट है जो इसमें इसके गंध में परिवर्तन होगा। इसका परिभाषा है जो इंडिकेटर जिसका अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में स्मेल परिवर्तित हो जाता है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहलाता है। जैसे इसका लिस्ट है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के भूमिका में कौन कौन रहते हैं इस नेचर में। तो आइए, एक है मेरा प्याज यानी ओनियन। यह जो है इसका अपना एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है प्याज का, और इसको काट करके एक रोज फ्रिज में रख लिया जाता है सूती कपड़ा में लपेट करके, और फिर उसको दूसरे रोज प्रयोग किया जाता है उसका। और एसिडिक मीडियम में यदि प्रयोग किया जाता है, उसमें एसिड का बूंद मिलाया जाता है, तो उसका स्मेल ज्यों का त्यों रहता है, उसके स्मेल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब उसमें 2-3 बूंद बेस का गिराया जाता है तो उसका स्मेल समाप्त हो जाता है। आइए हम लोग करके देखते हैं। ये मैंने एक रोज पहले प्याज काट करके सूती कपड़ा में इसको लपेट करके फ्रिज में रख दिया था, और आज इसको प्रयोग के लिए मैंने लाया है यहाँ पर लेबोरेटरी में। तो आइए करके देखते हैं। जो इसमें एसिडिक मीडियम में सबसे पहले प्रयोग करके देखेंगे। इसका एसिडिक मीडियम में प्रयोग करके देखते हैं। आइए, इस प्याज में, अरे वाह, इस प्याज का अपना कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है। आइए इसमें जो है एसिड मिला करके देखते हैं। अब इसके स्मेल का रीडिंग दूर से ही लेते हैं। इसका स्मेल ज्यों का त्यों है, इसके स्मेल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आइए अब हम बेसिक मीडियम में इसके स्मेल को देखते हैं। इसमें बेस का सॉल्यूशन है, घोल है। आइए इसको पहले हम लोग इसको सूंघ करके देख लिए, इसका स्मेल बहुत तीक्ष्ण है। आइए अब इसमें हम बेस का घोल मिलाते हैं। देखिए इसका, इस प्याज का स्मेल जो है, इसका सही में स्मेल समाप्त हो गया बिल्कुल। अतः प्याज जो है यह गंधीय सूचक की भूमिका में रहता है। दूसरा, आइए अब हम लोग देखते हैं जो लौंग के तेल के साथ क्या प्रतिक्रिया होती है। तो यह है लौंग का तेल, देख सकते हैं आप लोग। इसका अपना एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है। इस लौंग के तेल को हम खोल करके निकाल करके इसको एक वाच ग्लास में लेते हैं।
इसका एक अपना कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, पिकुलियर स्मेल है, और एसिडिक मीडियम में यह स्मेल अपरिवर्तित रहता है। तो देखते हैं, यह एसिड का घोल है, यह एसिड का घोल है, और इसमें मिला करके देखते हैं इसको। इसका स्मेल ज्यों का त्यों है, इसके स्मेल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब आइए इसी लौंग के तेल को यानी क्लोव ऑयल को हम दूसरे वॉच ग्लास में लेते हैं। अब इसमें थोड़ा हम बेस का सॉल्यूशन डालते हैं। यह मेरे पास बेसिक सॉल्यूशन है, आइए इसमें डाल करके देखते हैं क्या होता है। इसका गंध बिल्कुल गायब हो गया है। बेसिक सॉल्यूशन में क्लोव ऑयल का गंध समाप्त हो गया, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल था वो समाप्त हो गया। आइए अब तीसरा हम देखते हैं वेनिला। वेनिला एक्सट्रैक्ट मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसका भी एक पिक्यूलियर स्मेल होता है, और एसिडिक मीडियम में इसका स्मेल जो है ज्यों का त्यों रहता है, और जब इसको बेसिक मीडियम में हम डालते हैं तो इसका स्मेल जो है कैरेक्टरिस्टिक स्मेल बिल्कुल समाप्त हो जाता है। तो आइए आज आर्हेनियस कंसेप्ट और इंडिकेटर हुआ समाप्त। अगर किसी स्टूडेंट को समझने में थोड़ी सी भी परेशानी का सामना करना पड़ा हो तो मेरा यहां मोबाइल नंबर दिखाई पड़ रहा होगा, आप इस पर संपर्क करें और अपने परेशानी को दूर करें। अगले एपिसोड में मैं लेकर के आऊंगा आपके लिए एसिड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर, और इसके लिए आपको करना पड़ेगा एपिसोड नंबर 3 का इंतजार। अब हम आपसे लेना चाहेंगे विदा। धन्यवाद।